कि ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। और मेरे ख्याल में जिसने भी वीडियो देखी है, जिसने भी उनकी गाड़ी की हालत देखी है, मैंने तो वीडियोस देखी हैं, वो तो बहुत ही बुरी हालत थी गाड़ी की। आग लग गई। अब पता नहीं किस टाइम ऋषभ पंत जब टक्कर एक्सीडेंट हुआ है, किस टाइम वो निकले हैं बाहर। ये तो मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम से वो बाहर निकल गया। अगर वो गाड़ी में रह जाते तो काम तो लग गया था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? टेस्ट मैच आज का ख़त्म हो गया और परफॉर्मेंसेस आपके सामने है पाकिस्तान की। जो भी टीम बाहर से आ रही है वो इतने बुरे तरीके से हमारे को मार रही है, या उनके जो बॉलर्स हैं इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ना हमारे बैट्समैनों को इतना जो अप्रोच है उसमें बेहतर करने की ज़रूरत पड़ रही है, ना हमारे बॉलर्स जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। 311 किए पाकिस्तान ने। उससे पहले बात ये करता हूँ कि जिस तरीके से इमाम ने इनिंग खेली, आपको याद है कि अभी एक आध दिन पहले इमरान ने इंटरव्यू में भी बात की कि हम बहुत कुछ ऐसी इनिंग्स हैं जिसमें हम ये समझ रहे थे कि हम ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन हम नहीं जीत पाए क्योंकि हमारी गलतियां थी। उसके बाद जब इमाम आउट हुए तो आपने ये देखा कि बहुत ही क्रूशल टाइम पे इमाम जो आउट हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि सूदी जो है जिस जगह पे बॉल कर रहे थे, पैचेस में बॉल कर रहे थे, वहाँ से एक लेफ्ट हैंडेड के लिए खेलना लेग स्पिनर को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन पैचेस से जो लेफ्ट हैंडेड है वो ये समझता है कि बॉल अंदर आएगा, और ठीक ठाक किस्म का अंदर आ रहा था, लेकिन वो काफ़ी दफ़ा मेरे ख्याल में बचे। उसकी वजह ये क्योंकि वो उस पैचेस में जो बॉल हो रहा था उसके ब्रेक को किल करने के लिए वो डाउन द विकेट निकलते थे, उसमें उन शॉट्स खेलने गए, इनसाइड एज भी लगे, कैचेस भी थोड़ा सा फील्डर के आगे गिरे, फिर उसके बाद उसी शॉट को वो खेलने के, लेकिन वो बॉल गुगली उन्होंने कर दिया। आउट होने के बाद जिस तरीके से इमामुल हक बाहर गए और उन्होंने जो बल्ला मारा कुर्सी पे, बैट फेंक के चले गए, नो डाउट ये टेस्ट मैच आई थिंक बचाने में, या ये जो सूरत हाल थी उसमें इमाम का बहुत बड़ा रोल है। 96 रन किए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है इमामुल हक से कि इसी बैट से आप रन्स करते हैं, आप अपनी बैट की रिस्पेक्ट करें, इस तरीके से बैट को मत फेंकें। बैट का कोई कसूर नहीं है, बैट तो उल्टा हेल्प करता है आपके रन्स बनाने में, आपके रिकॉर्ड्स बनाने में, आपको दुनिया का एक बड़ा नाम बनाने में। जिस तरीके से बॉल जो है वो बॉलर्स को एक बड़ा नाम बनाने में हेल्प देती है, इस तरह बैट्समैन को बैट हेल्प देता है। ये आपकी रोजी रिस्क है, इसको मत फेंके। आई थिंक मेरे ख्याल में वो ड्रेसिंग रूम में जाके समझ गए होंगे, क्योंकि वो जो हीट ऑफ द मोमेंट में ये चीज़ें हुई थी, अब शायद हो सकता हो थोड़ा सा समझ जाए। उनके आउट होने के बाद जो सिचुएशन हुई, मेरे ख्याल में वो बड़ी टेंस हो गई थी, लेकिन सऊद शकील ने जिस तरह बैटिंग की, इस पिच के हिसाब से जिस तरह उनकी टेक्निक है, डिफेंस है, काम रहते हैं, और थ्रू आउट इंग्लैंड की सीरीज से बड़ी ज़बरदस्त वो बैटिंग कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सऊद शकील जैसा प्लेयर इस पिच पे रहा, अगर ना होता, ज़रा से शॉट्स खेलते, तो मेरे ख्याल में शायद आउट भी हो सकते थे, लेकिन इस पिच के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। लेकिन सऊद शकील के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट इनिंग थी वो मेरे ख्याल में वसीम जूनियर की थी, जिन्होंने 40 प्लस उन्होंने जो रन्स किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हूँ चाहे कोई भी है, वसीम जूनियर कोई इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है, लेकिन वसीम जूनियर हो गया या मीर हमजा हो गया, इन दोनों को एक वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ हमारे टेलेंडर्स को नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पास बड़े तगड़े फास्ट बॉलर थे। जहाँ पे टेलेंडर रुकते थे, स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे, बेन स्टोक एकदम से मार्कवुड को लेके आ जाते थे। 100% मैं ये बता रहा हूँ, अगर अच्छे पेस का बॉलर आज होता तो मैं 100% कहता हूँ कि वसीम जूनियर भी आउट हो जाते, मीर हमजा भी आउट हो जाते, और हम ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकते थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि जब न्यू बॉल लिया न्यूजीलैंड ने, तो टिम साउदी ने क्यों नहीं बॉलिंग की? 1-2 ओवर कराए एजाज पटेल से, उनसे अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, लेकिन टिम साउदी को आना चाहिए था। कम से कम मोहम्मद वसीम जूनियर के ऊपर उनको ज़रूर वो चांस लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिए नहीं। शायद वो समझ रहे हो कि स्पिनर इनको आउट कर जाएगा, भी बहुत मैच है। उसके बाद जो मेरी नज़र में जो ब्लंडर किया पाकिस्तान के कप्तान ने, जाहिर बात उनके साथ हेड कोच भी हैं, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैड लाइट हो जाएगी, 15 ओवर में 138 रन नहीं बनेंगे, तो मेरे ख्याल में ये अजीब सी सोच थी। ये बहुत बुरा फैसला था, ये फैसला करने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई। रह क्या गया था पीछे? कौन सा बड़ा
क्या कहते हैं वो हो जाता। आप लोगों ने अपनी मुश्किल में खुद डाला है। जैसे ही 50-60 रन हुए ना, लाले पड़ गए ना, कोच साहब ड्रेसिंग रूम से निकल के नीचे आ गए। ठीक है, तो बात ये है कि फजूल किस्म का डिसीजन लिया, ऐसा डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने उनको खिलाना भी था तो 11-12 ओवर दे देते। 11-12 ओवर में तो अगर 15 ओवर में 138 करने हैं तो उससे ज्यादा कर जाते। ठीक है, 11-12 ओवर में 150-60 रन 40 रन करते उनको मिलते। उन्होंने कौन से करने थे? 2-4 ओवर खेलने थे, बैड लाइट होनी थी, मैच मुक जाना था। मतलब बिना वजह अपने आप को एक टेंस में डालना है। ठीक है, कोई जरूरत बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी। सही है ना, ऐसी अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। और बात यह है कि मैं ये समझ रहा था कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगी, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि लोग अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। आप बॉलिंग को देख लें, पैथेटिक बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर देख लें, पैथेटिक बॉलिंग, 600 रन इन लोगों से करवा दिया। और उनके बॉलर्स को देख लो। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉलर्स के पास वैरायटी ही नहीं है। वैरायटी क्या नहीं है? जब तक रोकते रहेंगे कोई एबिलिटी नहीं आउट करने, जब मारेंगे तब जाके विकेट मिलेगी। उसके बाद सरफराज की जो मैं बात करता हूँ, उनका भी बहुत ज़बरदस्त रोल है इस मैच को न्यूजीलैंड से अवे करने का, क्योंकि जिस तरीके से आके उन्होंने चौके लगाने शुरू किए, स्विप शॉट्स बड़े ज़बरदस्त खेलते हैं इन पिच पे, वो ज़रूरत पड़ती है, तो उनका बहुत ज़बरदस्त जो रोल था। आपका जो चीफ सेलेक्टर जो बने अभी नए, वो तो कहते हैं जी स्पिन विकेटों का फ़ायदा नहीं है, फास्ट पिचेस होने चाहिए। हमारे प्लेयर जो स्पिन पिचेस पे नहीं खेल पा रहे, वो फास्ट पिचेस पे क्या खेलेंगे? उसके बाद एक और चीज़ ना सही सामने आई जी, फ़खर जमान साहब और हारिस साहब का फिटनेस, ये जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं इन्होंने लिया। ठीक है, कौन से ग्राउंड में लिया वो मुझे भी पता है कौन से ग्राउंड में लिया गया। ठीक है, फ़खर जमान जो है उनको ओडीआई से बाहर करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी जो आखिरी 10 इनिंग्स है वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी इनिंग है। आई थिंक उसमें एक 100 भी है, तो उनकी तो सिलेक्शन वनडे क्रिकेट में तो कहीं से होती नहीं थी। ठीक है, अब जाहिर बात है ये नए सिलेक्शन कमेटी आई, अपनी तो वो चलाएगी ना कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उसके बाद हारिस साहब वापस आ गए हैं, फिटनेस टेस्ट दे के हारिस साहब आ गए हैं। ठीक है कि जी कहाँ से आया ये कोई पता नहीं है, कौन सी पर्ची, कौन सा डंडा लगा, ये कोई पता नहीं है। उसके बाद ये चीफ सेलेक्टर साहब जिस चैनल पे बैठते हैं, उसी चैनल ने न्यूज़ जो है वो कल चलाई कि जी बाबर आजम से पूछे बगैर ओडीआई की टीम जो है वो अनाउंस कर दी है। अब आप ये देखें कि बाबर आजम के बगैर टीम अनाउंस हो रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो अंडर 19 के जो 3 लड़के टेस्ट टीम में डाले ये, उसके बाद अब मुझे नहीं पता कि ये 2 लड़के जो डाले हैं, अब चीफ सेलेक्टर साहब क्या कहते हैं, हारिस और फ़खर जमान की ये जो आई थिंक उन्होंने ये वनडे कप की बात की है। ठीक है ना, इस पर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। हारिस साहब ने 3 मैच खेले, एक में 92 एक में 15 है। ठीक है, और फ़खर जमान ने 2 मैच में खेले 52 और रन और 32 रन है। ये इनकी परफॉर्मेंस है। अब इन चीज़ों से ये ज़रूर नज़र आ रहा है, किसी को नज़र आया ना, मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, जो चीफ सेलेक्टर हैं, ये जाहिर सी बात है इनके नेचर के अंदर ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं हर जगह पे। क्योंकि मैं भी इनके साथ बहुत अच्छा क्रिकेट खेला हूँ, मैं रीजनल लेवल पे खेला हूँ, मैं पाकिस्तान इनके साथ जो भी थोड़ा बहुत अरसा खेला, इनकी कोशिश होती है कि मैं जो बोलता हूँ बस वही सब कुछ होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर ये सिलेक्शन कमेटी रही तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम में कप्तान और कोच के साथ मिल के कोई चीज़ें होंगी, तो वो तो फिर अब क्या आगे सूरत हाल होती है ये पता नहीं है। फिलहाल ये आपके सामने है जो ये सिचुएशन। सबसे पहली बात हाँ जो मैं भूल गया वो ये थी कि ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। और मेरे ख्याल में जिसने भी वीडियो देखी है, जिसने भी उनकी गाड़ी की हालत देखी है, मैंने तो वीडियोस देखी हैं, वो तो बहुत ही बुरी हालत थी गाड़ी की, आग लग गई। अब पता नहीं किस टाइम ऋषभ पंत जब टक्कर एक्सीडेंट हुआ है, किस टाइम वो निकले हैं बाहर। ये तो मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम से वो बाहर निकल गया। अगर वो गाड़ी में रह जाते तो काम तो लग गया था, उनके साथ बहुत बुरा हो जाता। लेकिन ये उनकी बड़ी अच्छी लक थी कि वो बच गए हैं। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी की मैंने सूरत हाल देखी, वो तो जो भी देखता बोलता ये तो हालात बहुत बुरे हैं। और पाकिस्तान में हो या बाहर हो, हर बंदा उनके लिए दुआ कर रहा है
कि ऋषभ पंत जल्दी से ठीक हो जाए। उसकी वजह ये भी है क्योंकि जितने भी क्रिकेटर्स पूरी दुनिया में रहते हैं वो क्रिकेटर्स को ग्राउंड में देखना चाहते हैं। जब भी किसी क्रिकेटर्स के साथ इस किस्म की सिचुएशन होती है तो उनको बड़ा अफसोस होता है। मैं भी ये चाहता हूँ ऋषभ पंत जल्दी से ग्राउंड में, और जिस तरीके से वो तगड़ी किस्म की क्रिकेट खेलते हैं वो दोबारा देखने को मिले। और सुना ये है कि हेड इंजरी भी हुई है, शायद टांग भी, जो लेग भी है वो फ्रैक्चर हुई है। खैर ज़िंदगी बच गई, यही बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़िंदगी बच जाए बाकी चीज़ें खुद ब खुद टाइम से टाइम बेहतर होती रहती हैं। फिर ये कहूँगा ऋषभ पंत आप अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।